हेलो दोस्तों, मैं अजय अमन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारी अगली क्लास में बात हुई थी कि हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे समास का, और पहली क्लास में बात हुई थी हिंदी वर्णमाला की, जिसमें हमने ये जाना था कि कौन से व्यंजन कौन से अक्षर व्यंजन है, कौन से स्वर हैं, कौन से ह्रस्व स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं, कौन से जो है अघोष है, कौन से सघोष है। ठीक है, तो आज हमारी जो हेडिंग दिख रही होगी आप लोगों को, उसमें लिखा हुआ है समास। समास के बारे में जानेंगे। समास किस शब्द से मिलकर बना है, समास का क्या अर्थ होता है, कितने समास होते हैं हिंदी में, कौन कौन से समास होते हैं, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास का मतलब क्या होता है और समास शब्द बना कैसे है। जैसे कि लिखा हुआ है समास, तो समास में कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है समास। कौन कौन सा शब्द है, तो हम लिखेंगे सम, सम प्लस आस, सम प्लस आस। सम प्लस आस बराबर होता है समास। सम प्लस आस बराबर होता है समास। और सब इसका जो अर्थ होता है उसका होता है पास पास बैठाना। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, पास पास बैठाना, पास 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 बैठाना। पास पास बैठाने का मतलब यह है कि जब समास में दो शब्दों को मिलाया जाता है तभी एक नया शब्द बनता है, सार्थक शब्द। तो उन्हीं को जब हम पास पास लाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। इसीलिए इसका अर्थ हो गया, मतलब हो गया पास, सम प्लस आस मतलब जो है पास पास बैठाना। और ऐसे देखा जाए तो समास का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग ये जानेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है कि किसी मतलब बड़े शब्द का संक्षेपीकरण करना, दो या दो से अधिक चीजों को मिला के उसका संक्षेपीकरण कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेपी, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। ये हो गया। अब हम ये जानेंगे जो समास है, अगर कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे संधि में होता है कि संधि का विलोम क्या होता है, तो उसी तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो कुछ लोग लगा देते हैं विग्रह। तो समास का जो विलोम होता है वो विग्रह नहीं होता है, समास का विग्रह होता है व्यास। समास का विग्रह क्या होता है, ओ सॉरी, विग्रह नहीं, समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम, समास, समास का विलोम, समास का विलोम होता है व्यास। हमको आप पढ़ेंगे, समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास का शब्द जो है विलोम हो गया व्यास। अब हम ये जानेंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, और अगर भाषा के तौर पर देखा जाए कि उसकी परिभाषा क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, और समास के भेद कितने हैं, तो समास के भेद होते हैं, समास के भेद, समास में समास के भेद, भेद का मतलब प्रकार, भेद या प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो कितनी बातें हमने जानी कि समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास, और समास किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, और इसका मतलब होता है पास पास बैठाना। और समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है तो उसका होता है संक्षेपीकरण। परिभाषा
अगर दो शब्दों में लिखी जाए कि समास की परिभाषा क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो लिखने की जरूरत तो है नहीं है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि समास के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो आता है वो कौन सा आता है, समास के भेदों में सबसे पहले आता है, पहला हो गया अव्ययीभाव समास, और जो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हम 6 सभी समासों को लिख लेंगे। तत्पुरुष समास हो गया, इसके बाद हो जाएगा कर्म धारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, चौथा हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना, सभी समासों को लिख लेंगे, द्वंद्व समास। छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास के कितने भेद हैं, समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के जो है हिंदी में समासों की संख्या कितनी है, समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। ठीक है, कितना भेद है, समास के 6 भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन्हीं 6 समासों की बात की गई। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है और बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, भेद हो गया हमारे 6। अब हम बारी बारी से जो 6 समास है उनमें सभी का बारी बारी से जानेंगे कि द्विगु समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, या कर्मधारय समास क्या होता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, अव्ययीभाव समास आता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो अव्ययीभाव का होता है, जो इसमें जो है, तो इसमें पूर्व प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व प्रधान होता है, इसलिए इसका जो है, इसको अव्ययीभाव समास का पूर्व पर प्रधान होता है। दूसरी बात, जो इसका जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो कहीं भी प्रयोग किया जाए लेकिन उसका व्यय ना हो, जहां भी वो यूज हो उसी फॉर्म में हो। जैसे यथा है तो यथा जहां भी लगेगा वो हमेशा यथा ही रहेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा, या उसको यह दूसरी तरीके से नहीं लिखेंगे। जिस यथा है तो यथा ही रहेगा। ठीक है, दिन है तो प्रति है तो प्रति ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जितने भी इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब ही होता है व्यय ना होने वाला। और इस समास में जो होता है, जो अव्यय, इन सभी समासों के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो अव्ययीभाव समास है उसमें हमारा जो है पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व के पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसका मतलब ये है कि पूर्व पद प्रधान होता है का मतलब है कि जो जब हम विग्रह करते हैं या जब हम समास पढ़ते हैं, तो जो पहला शब्द होता है उस पे हमारा ज्यादा जो है बल पड़ता है। उस पे जैसे यथा है तो हमने यथा पे ज्यादा बल दिया, यथाशक्ति, आजीवन, तो मतलब पूर्व शब्द के पर हमारा ज्यादा जोर रहता है, इसलिए इसका जो क्या होता है पूर्व पर प्रधान होता है। अब हम ये जानेंगे इसमें जैसे कि अब उदाहरण में जैसे लेकिन देख लें, जैसे आजीवन, आजीवन, जैसे आजीवन जैसे है तो इसका मतलब होता है जीवन भर,
तो जीवन, और इसमें क्या खासियत होती है, इसको जो अव्ययी भाव होता है उसको पहचानने की एक खास बात यह है कि जब हम विग्रह करते हैं, समास का जब विग्रह करते हैं, जो तो जो हमारा जो शब्द होता है जैसे आजीवन में है, तो जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है जीवन, जीवन भर, जीवन भर। तो इसमें ये होता है जो इन दो शब्दों में आ प्लस जीवन, तो जब विग्रह कर देंगे तो जो पीछे वाला जो एक शब्द होता है वो आगे आ जाता है, और जो आगे वाला होता है वो पीछे चला जाता है। जैसे इसमें जीवन यहाँ था, तो अब जीवन पहले आ गया विग्रह करने पर, और भर पीछे चला गया, तो जीवन भर। आजीवन का मतलब जीवन भर। अब दूसरा शब्द जैसे लेंगे हम प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, दिन दिन, मतलब रोज, कोई हर दिन की बात कर रहा है, तो इसमें दो प्रतिदिन दोनों समान शब्द है, दिन दिन, ठीक है। यथाशक्ति जैसे हो गया, यथाशक्ति, इसको जब हम तोड़ेंगे तो शक्ति पहले आ जाएगा, यथा बाद में चला जाएगा, तो हो जाएगा इसका क्या विग्रह करेंगे, जो हम जाएंगे शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसी तरीके से हम जब और बहुत शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जब उनको हम तोड़ेंगे तो इसी तरीके से पहचानेंगे कि जो ये वाला शब्द है वो जो प्रधान होता है, पूर्व प्रधान, और जो पिछला दूसरा जो शब्द जुड़ा होता है वो पहले आ जाता है और दूसरा वाला पीछे चला जाता है। तो शक्ति हो गया, शक्ति के अनुसार, ये प्रतिदिन तो दिन दिन, आजीवन जीवन भर, ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट समास की, इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं बता रहे हैं कि अगर जब बताने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको ये सब केवल समझना है कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा दूसरा समास समझेंगे। दूसरा जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है उसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो समास होते हैं उसमें हमारे दो पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है और दूसरा पूर्व पद होता है। तो जो तत्पुरुष समास है उसमें हमारा जो है उत्तर पद प्रधान, उत्तर प्रधान इसलिए है क्योंकि जो हमारा जब हम विग्रह करते हैं या समास की बात करते हैं, जो जिस भाग पर जो है हमारा अधिक बल पड़ता है वही पद प्रधान होता है। तो इसमें जो है उत्तर पद पर जो है जब विग्रह करते हैं तो ज़्यादा उसका बल पड़ता है, या उस शब्द पर ज़्यादा जो है उसकी विग्रह करने पर जो है बल रहता है, इसलिए जो है उत्तर पद जो है इसका प्रधान होता है। और दूसरी बात जो है जो तत्पुरुष समास है उसमें जो है जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें जो है जब नया शब्द बनता है तो उसमें उसके बीच में कारक चिन्ह लग जाता है, ठीक है। इन्हीं कारक चिन्हों की वजह से जो है तत्पुरुष समास को 6 भाग में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह करके जो है 6 भागों में बांटा गया है। पहले ये देख लो कि क्या लिखेंगे कि जो है तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरी बात जब प्रधान होता है तथा जब जो है समास विग्रह करते हैं, जब हम विग्रह करते हैं, जब हम विग्रह करते हैं तो शब्द के बीच में जो है शब्दों के बीच में कारक
क्या होता है, कारक चिन्ह लग जाता है। इसका उत्तर पद पर ध्यान होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं समास का, तो इन जो पद होते हैं उन पदों के बीच में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग लग जाता है। उसी आधार पर जो है हम तत्पुरुष को 6 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तत्पुरुष के अगर इस तरह लिखेंगे कि कितने भेद होते हैं, तो पहले लिख लें कि जो है तत्पुरुष समास का जो भेद है के 6 भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक है, उसके कारक के हिसाब से बांटा गया, तो हम उन कारकों के हिसाब से जो है इसका नामकरण भी करेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे चलेगा, तो पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। फिर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। और छठा क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, कितने हो गए? 6 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन्हीं कारकों के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको कारक चिन्ह कहते हैं। तो हम इसका जो है इन संप्रदानों को, इन तत्पुरुषों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो कारक आ रहे हैं उनके साथ कौन सा चिन्ह लगता है। जैसे अपादान के साथ कौन सा कारक चिन्ह आएगा, कर्म के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, करण के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि उन्हीं चिन्हों से हम ये पहचानेंगे कि इन 6 भेदों में से कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, तो इसको रफ करेंगे और दूसरा आगे का जानेंगे कि कौन सा जो है कारक चिन्ह के साथ कौन सा कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, हम कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो 6 भेद हैं उसमें से पहले का तत्पुरुष समास की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे कि जो है उसके साथ कौन सा कारक आता है और कौन सा कारक चिन्ह आता है। तो जो पहला तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंदर जो पहला तत्पुरुष समास है वो होता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, और जो कर्म है उसके साथ आता है कर्म को। जो विभक्ति आती है हमारी जो होती है वो कौन सी आती है? कर्म को। ये कर्म को तब जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, जो कर्म तत्पुरुष है वो विभक्ति के अनुसार हम जो है समास का विग्रह करेंगे। तो जैसे अगर हम कोई शब्द ले लें, ठीक है, मान लो एक उदाहरण के तौर पर जैसे कर्म तत्पुरुष के हिसाब जो है जो
कर्म को जो विभक्ति लगेगी उसी हिसाब से हम नया जो है जो शब्द लेंगे उसमें भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जिससे हम लेंगे कहते गिरह गिरह कट। तो जब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो जब इसको क्या कर सकते हैं, गिरह को काटने वाला। अब देखिए इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, गिरह को काटने वाला। तो इसमें हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया, को। और हमारा जो कर्म के हिसाब से जो विभक्ति आती है वो को होती है, कर्म को, ठीक है। अब दूसरा गिरह को काटने वाला, ठीक है ना। मन चाहा या मन चाहा कर्ण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। और स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है ना। स्वर्गवास मतलब जो स्वर्ग है जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। इसमें भी को विभक्ति आ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम कर्म तत्पुरुष की बात करेंगे तो हमारे साथ जो कर्म की विभक्ति होगी कर्म को, तो जो हम विग्रह करेंगे तो उसके साथ को आना चाहिए। कि अगर कोई शब्द हम पहचानेंगे कि कैसे कि कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, तो हम उसका विग्रह करके ही पहचानेंगे कि गिरह कट, गिरह को काटने वाला, स्वर्ग को स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। ये हो गया। अब हमने दूसरा इस तरीके से बात करेंगे करण तत्पुरुष की, करण तत्पुरुष। करण के साथ कौन सी विभक्ति है, जैसे कर्म को करण से, करण से, जो करण तत्पुरुष है उसके साथ आता है कर्ण, तो करण से। तो इसके साथ जो हम विभक्ति जब हम शब्दों का विग्रह करेंगे तो उनके उसके बीच में से विभक्ति आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम जैसे नया शब्द लेंगे उसका विग्रह करेंगे, मन, जैसे हमने एक शब्द ले लिया मन चाहा, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा, मन से चाहा, ठीक है। मन, मन से चाहा, विभक्ति कौन सी आ गई, से। मन से चाहा विभक्ति आ गई से, ठीक है। बिहारी रचित से, इसमें करण के लिए कर्म को करण से द्वारा कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिससे हमने से का एक उदाहरण दिया, ठीक है ना। तो मन से चाहा, एक उदाहरण हो गया मन से चाहा। दूसरा देखेंगे जैसे लिखा है बिहारी, बिहारी रचित, बिहारी, बिहारी रचित, ठीक है ना। जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बिहारी, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। इसमें द्वारा विभक्ति भी आती है, लेकिन जैसे हमने उस पर ऊपर लिखा नहीं है तो मान लो इस यहाँ पर लिख भी लें कि द्वारा, द्वारा भी विभक्ति होती है, सॉरी वो प्राप्त जो होता है यहाँ कर्म गृह करण से और द्वारा दोनों विभक्तियाँ आती हैं, लेकिन हमने एक लिखा था, अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग होता है इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन एक ही का हमने लिया था। तो मन से चाहा बिहारी द्वारा रचित। अब हम जो है अगले जो है तत्पुरुष समास की बात करेंगे, जो हमारा तीसरा तत्पुरुष समास होगा। दो समास हो गए, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। इसको रब कर लेंगे पहले। तीसरा तत्पुरुष समास कौन सा है देखेंगे, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान
संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, अब इसके साथ जो विभक्ति आती है उसको क्या देखें, संप्रदान के लिए। तो जो है इसके साथ जो विभक्ति आती है वो कौन सी आती है, के लिए। उसमें क्या आता था, कर्म को, करण से, द्वारा, और इसमें जो संप्रदान के साथ आती है वो आती है के लिए। तो जो हम जो इनमें जो उदाहरण लेंगे या एग्जाम्पल से समझेंगे तो उसमें जब हम विग्रह करेंगे तो उनके बीच में जो विभक्ति आनी चाहिए वो के लिए आएगी। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, रसोई, रसोई घर। ठीक है, रसोई, रसोई घर। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है ना, रसोई, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। और दूसरा जो हम लेंगे, जो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मार्ग, मार्ग बे। तो इसमें इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्ग के, मार्ग के लिए बे। ठीक है, पहला क्या हो गया, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो इसमें क्या विभक्ति आ गई, के लिए। और दूसरा जब मार्ग बे लिखेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो मार्ग के लिए बे, मतलब ऐसा चीज जो मार्ग के लिए भी बे की हुई है, तो इसीलिए इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, के लिए। ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष। तो चौथा तत्पुरुष है, उसकी बात करेंगे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा अपादान तत्पुरुष। कैसा क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष से चौथा क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। इसमें भी विभक्ति से लगती है, लेकिन जो हमारा करण में लगता था से द्वारा, तो करण से मतलब उससे मिलके होता था। लेकिन जो अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष में होता है कि किसी चीज से अलगाव हो जाना। जैसे जो है कहेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो मतलब पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो अलगाव की स्थिति बनेगी। ठीक है ना, तो इसमें भी से विभक्ति लेकिन लगती है, लेकिन वो स्थिति क्या होती है, वो अलगाव की स्थिति होती है। ठीक है, क्या स्थिति होती है, अलगाव, अलगाव की स्थिति होती है। ठीक है, लेकिन और वहां जो था तो वो उससे एक जो है एक दूसरे का संबंध स्थापित कर रहा था कि इसके द्वारा, से द्वारा, लेकिन यहाँ जो होगी वो अलगाव की स्थिति होगी। ठीक है, जैसे इसे एक शब्द हम देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये मान लो एक शब्द ले लें, देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला। तो देश जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश से निकाला। मतलब ऐसा कोई है जिसे देश से निकाल दिया गया हो, देश में है नहीं, उसको देश से बाहर ही कर दिया गया हो, मतलब तब उसको हम क्या कहेंगे, देश से निकाला। इसमें क्या हो बन स्थिति बन रही, अलगाव की स्थिति बन रही। तो इसमें कौन ये शब्द बन रहा है, देश निकाला, देश से निकाला। दूसरा शब्द हम देखेंगे जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। तो सर इधर इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। मतलब ऋण कोई लिया जैसे, तो ऋण जब चुका रहेगा तभी तो मुक्त होगा, तो उससे अलगाव हो जाएगा। तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, अलगाव की स्थिति बन गई। तो यहाँ कौन सा आ गया, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, चौथा हो गया
अपादान तत्पुरुष। अब हम देखेंगे जो है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसको हम रब कर लेंगे। संपूर्णांक तत्पुरुष की बात हो गई। चौथा जो होता है संपूर्णांक तत्पुरुष होता है। अब हम पांचवें की बात करेंगे, इसको कहते हैं संबंध तत्पुरुष। ठीक है ना, तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति आती है वो का, की, को आता है। का, की, को या का, की, के ऐसे आता है। तो संबंध तत्पुरुष में जो हमारी आएगी वो का, के, की। विभक्ति हमारी क्या होगी? का, के, की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जो है, जिसे कहा जाए गंगा जल। ठीक है ना, जिसे कहा जाए गंगा जल। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? गंगा का जल। भक्ति करने पे क्या हो जाएगा? गंगा का जल, है ना। हम जैसे दीनानाथ का जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीनों के नाथ, है ना। दीनों के नाथ। ठीक है, कौन सी विभक्ति आ रही है? का और के। ठीक है ना, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। इसमें कौन सी विभक्ति आती है? का, की, के। उदाहरण जब हम पढ़ेंगे वैसे गंगा जल, तब विग्रह करने पे हमको क्या विभक्ति मिलनी चाहिए? का मिलना चाहिए, के मिलने चाहिए या की मिलनी चाहिए। और विग्रह करने पर हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल अगर बताने लगेंगे तो फिर केवल यही समाज पढ़ाने में हमको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो आप लोग घूमने लगेंगे। जल्दी 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि उसके साथ कौन सी विभक्ति आ रही है और क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा कौन सा था? संबंध तत्पुरुष। तो इस तत्पुरुष समास का जो लास्ट वाला छठा तत्व जो है, जो बचता है, तो उसको क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। छठे को क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें कौन सी विभक्ति आती है? तो हम इसमें विभक्ति क्या आएगी? अधिकरण में, पर। ठीक है, मतलब किसी चीज पे अधिकार कर लेना। जैसे हमने कहा ये मेरी मेज है, ठीक है, ये मेरा घर, तो हमने क्या मतलब वो उस पर मेरा अधिकार है, मैं। ठीक है, वो किसी और के लिए। तो आप जब मैं पर लगेगा तो उसमें कौन सा होगा? अधिकरण। तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी कौन सी आ गई? में पर। ठीक है, में पर, अधिकरण में पर। जैसे हम इसका जो है वो ले लें एग्जाम्पल एक। ठीक है ना, जैसे कह लें नगरवास। ठीक है ना, नगरवास। तो क्या लिखेंगे इसकी विभक्ति? नगर में वास। नगर वास का मतलब होता है नगर में वास। ठीक है ना। जैसे दूसरा शब्द ले लेंगे, आप बीती। तो होगा आप पर बीती। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आप पर बीती।
दो समासों के बारे में हमने चर्चा कर ली। कौन कौन से समास पढ़े? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन कौन कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, गण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन 6 के बारे में हमने जान लिया। अब जो हम तीसरा कर्म जो है समास जानेंगे वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो हम किसकी चर्चा करेंगे? कर्मधारय समास की, जो हमारा है तीसरा समास है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसका भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद जो है प्रधान होता है। बहुत डीपली जो है लिखने की जरूरत नहीं, बस हम ये मेन समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, और विग्रह करने पर या जो है क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे कहेंगे जो है कर्मधारय समास क्या होता है, तो हर समास में 2 पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो इस जो कर्मधारय समास है इसमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तो हम क्या लिखेंगे जो है इसका जो है कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा समास कर्मधारय समास होता है। इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। इसके साथ में जो हमारा पूर्व पद होता है उसमें विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान में संबंध होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो जब शब्द जो होते हैं उसमें उसी चीज में उपमान या उपमेय विशेषण विशेष की बात करता है। किसी चीज की विशेषता बताई जा रही होती है, रंग बताया जा रहा होता है, तो उपमान उपमेय का एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है इसमें विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध भी हो साथ में, तब वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। तो इसके तहत हम जैसे एग्जाम्पल में ले लें, जैसे कौन सा एग्जाम, जैसे हम कहें नील गाय। नील गाय का मतलब है कि जो गाय है वो नीली है। उसका जो अब इसमें जो उपमान उपमेय की विशेषता होता है, गाय को जो है क्या बताया गया है? नीला बताया गया है। जैसे हम विग्रह कर लें, जैसे नील गाय है तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे नीली है जो गाय। नीली है जो गाय मतलब इसमें जो शब्द जब हम करते हैं तो जो शब्द में जब हम प्रयोग करते हैं तो उपमान उपमेय विशेषण विशेष की वजह से उस चीज को हम उसी के रूप में बता देते हैं। जैसे गाय है, कैसी गाय है? वो नीली गाय है। जब हम विग्रह करेंगे तो क्या मिला कि जो नील गाय है तो उसका विग्रह हुआ नीली है जो गाय। ठीक है, और दूसरा जैसे ले लें महात्मा, महान है जो आत्मा। जैसे लिखेंगे महात्मा को जब हम विग्रह करेंगे लिखेंगे महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा है ना। पका, आधा है जो पका, जैसे अध पका। ठीक है, आधा है जो पका मतलब अध पका, आधा है जो पका। परम है जो आनंद। इसी तरीके से जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो है उसी चीज को जो है बता दिया जाता है, उसके रंग गुण के बारे में बात कर ली जाती है। जैसे कोई आत्मा महात्मा की बात की जाएगी तो महान है जो आत्मा,
नीली है जो गाय, इसके रंग को बता रही है। जो गाय है वो कैसी है, नीली है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, वो तत्पुरुष समास हो गया। तो हमने क्या, कर्मधारय समास हो गया। तो हमने क्या समझा कि कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, साथ में जो हमारा पूर्व पद होता है उसमें विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, और उसके तहत हमने 3 उदाहरणों में समझा। नीली गाय, नीली है जो गाय, महात्मा, महान है जो आत्मा, अध्यापका, आधा है जो पका। ठीक है, ये हो गया कर्मधारय समास। अब हम बात करेंगे द्विगु समास। ठीक है, इसको रफ कर लेंगे। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का जो क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, साथ में इसका जो होता है एक पद जो है संख्यावाची होता है। इसमें जब सामासिक शब्द जो आते हैं उसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची विशेषण हो तो उसे जो है हम द्विगु समास कहते हैं। इस जैसे हम कह सकते हैं, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जब हम कोई शब्द ऐसा शब्द देखें जिसमें जो पद है, प्रथम पद है या जो पहला पद है वो क्या हो, संख्यावाची हो, तब हम उसमें जो पूर्व पहला पद या पूर्व पद जो भी है वो कैसा होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या की बात कर रहा है तो उसमें हम कौन सा समास पहचानेंगे, द्विगु समास पहचानेंगे। जैसे इसमें समूह, समाहार, संख्या, इन सब का जो है मेल हो जाता है। जैसे समूह की बात कर लें तो जैसे ग्रह की बात कर लें, जैसे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों का हमारा एक समूह है। एक जो हमारा सौरमंडल है उसमें 9 ग्रह पाए जाते हैं, तब उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका ये एक समूह है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, 9 ग्रह कहते हैं। तो उसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह। जैसे हम एक शब्द ले लें, पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों वाला स्थान या 5 वृक्षों वाला स्थान। वट या वृक्ष भी कह सकते हैं। 5 वटी, पंचवटी हो गया। इसमें दूसरा हो जाएगा पंचवटी हो गया, जैसे हमने पहले कहा था 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रह भी हो जाएगा। 9 ग्रह, 9 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह है ना। और तीसरा अगर देखें, दोपहर, दोपहरों का समय। इसमें क्या है, पंचवटी मतलब एक संख्या का क्या रही, पंच मतलब 5, 9 ग्रह के साथ में क्या आता है 9। दोपहर, दोपहरों का समय में आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये भी क्या हो गया 2, ये भी संख्यावाची हो गया, तो ये भी द्विगु समास में आएगा। अगर हम चौथा एक और शब्द देख लें, जैसे लिखा हो तिराहा, ऐसा इस 3 राहों का स्थान। तो इसमें क्या रहा, तियारा मतलब 3, ऐसी राह जिसमें जो 3 भागों में बटी हो, तो वो क्या हो जाएगा तिराहा। तो ये शब्द जो है, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, द्विगु समास में आ जाएंगे। द्विगु समास का में हम कैसे पहचान करेंगे कि जो इसका उत्तर पद होता है वो इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। दूसरी, समूह या समाहार का बोध कराता है कि एक समूह की बात करता है, तो वहां भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया द्विगु समास।
अब अगर हम पांचवें समास की बात कर लेंगे यहीं पर तो हो जाएगा हमारा पांचवा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में होता है कि जैसे कि इसमें दोनों ना उत्तर पद या पूर्व पद की बात नहीं की जाती है, इसमें जो है इसके उत्तर पद प्लस पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि उत्तर पद प्रधान है या पूर्व प्रधान है, इस क्योंकि जब इसमें हम विग्रह करते हैं तो इसमें और, अथवा या एवं ऐसे शब्दों का जो विभक्ति आती है वो ऐसे कि जब हम जैसे हमने विग्रह किया भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो हम ये कहेंगे कि द्वंद्व समास के जो पद में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। और दूसरा जब हम विग्रह करते हैं तो और लग जाता है, जैसे और लग गया दोनों पद प्रधान में, भाई और बहन जैसे हमने बोला और लग जाता है, या अथवा लग जाता है, या लग जाता है, जैसे अथवा या, ऐसी जो है जब हम विग्रह सब करते हैं इसका तो इसके जो है शब्दों में द्वंद्व समास के शब्दों में जब हम विग्रह करते हैं और, अथवा, या जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो द्वंद्व समास जब हम पढ़ेंगे तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? दूसरी पहचान क्या है? जब हम इसको विग्रह करते हैं तो और या अथवा देखने को मिलता है। जैसे हम ले लें एक उदाहरण के तौर पे, भाई बहन, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भाई और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई बहन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। ठीक है। जैसे एक और ले लें, पाप और पुण्य, तो हम जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पाप और पुण्य। ठीक है। जब इसने इसका विग्रह किया, पाप पुण्य का विग्रह किया तो क्या बन गया? ये पाप और पुण्य। ठीक है। अगर दूसरा शब्द ले लें, जैसे हम यहाँ पे ऐसे सीता राम, यहाँ क्या हो जाएगा? सीता और राम, सीता और राम, ऐसे जब हम इसका विग्रह करते हैं तो सीता और राम हो गया। जैसे पाप और पुण्य, यहाँ भी पाप या पुण्य, खरा कोटा, खरा या कोटा, ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें जो है ऐसी जब हम विग्रह करते हैं और या अथवा या का प्रयोग हो जाता है। तो हम द्विगु समास की कैसे, द्वंद्व समास की कैसे पहचान करेंगे? कि दोनों पद प्रधान हो, जब हम विग्रह करें और अथवा या मिल जाए। ठीक है। और जब जैसे भाई बहन, तो इसमें देखो डैश का प्रयोग किया गया है, भाई और बहन, पाप और पुण्य, पाप पुण्य सीता राम, ये भी अगर देखने को मिल रहा है तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। पांचवा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बाद हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, जो हमारा अंतिम समास के भेदों में अंतिम समास होगा। वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? छठा जो समास है हमारा कौन सा है? बहुब्रीहि समास। जैसे बहुब्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है कि इसमें दोनों पद, जो इसके उत्तर पद और पूर्व पद होता है, इसमें उत्तर पद या पूर्व पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। दो अब होता क्या है, दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान, ठीक है, दोनों पद जो है अप्रधान, और कोई तीसरा पद जो है अप्रधान, कोई तीसरा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन कोई जो शब्द बनता है उसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या हो गई कि दोनों पद अप्रधान लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखा हो चंद्रशिखर, अब चंद्रशिखर की बात कर रहा है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें दोनों पद नहीं है, किसी तीसरे की बात कर रहा है। चंद्र है जिसके शिखर पर, और चंद्र किसके शिखर पे होता है, शिव जी के शिखर पे होता है, तो चंद्रशिखर का मतलब ये बात कर रहा है किसकी, शिव जी की। और जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, चंद्रशिखर का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र है जिसके चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, शिव जी, अर्थात शिव जी। चंद्रशिखर, अब इसमें कोई पद की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारा पद बन रहा है कोई तीसरा, हम बात कर रहे हैं किसकी, शिव जी की, लेकिन किसी दूसरे हिसाब से। चंद्र है चंद्रशिखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी, ठीक है। चंद्र है, अब दूसरा ले लें, जैसे इसी का दूसरा ले लें, वीणा पाण है ना, वीणा पाण, वीणा पाण की अगर हम बात कर लें तो वीणा का मतलब, वीणा और पाण का मतलब क्या होता है, हाथ। वीणा पाण, वीणा है जिसके हाथों में, अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा, लिखा जाएगा वीणा है जिनके हाथों में, वीणा है जिनके हाथ, वीणा है जिनके हाथों में, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात क्या हो जाएगा, वीणा किसके हाथ में होती है, वीणा सरस्वती जी के हाथ में होती है, तो यहाँ ये वीणा पाण किसकी बात कर रहा है, सरस्वती जी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती जी, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ वीणा पाण, वीणा है जिसके हाथों में, अर्थात सरस्वती जी। पाणी का मतलब होता है हाथ, दशानन जैसे ले लें, एक दूसरा ऑप्शन ऊपर का डाल दें, जैसे हम ले लें दशानन, दशानन किसकी बात कर रहा है, दशानन का मतलब जानते हो, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। दशानन हो गया, चक्रपाण हो गया, चक्र की बात जैसे कर लें, चक्रपाण, चक्र का मतलब होता है चक्र, और पाण का मतलब हाथ, तो हाथ में है जिसके चक्र, तो ये किसकी बात कर रहा है, चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु जी के हाथ में होता है, ये किसकी बात कर रहा है, विष्णु जी की बात कर रहा है, ठीक है। चक्रपाण, चक्र है जिसके पाण में, चक्र है या चक्र है जिसके हाथ में, तो किस क्या हो जाएगा, विष्णु जी। दशानन, 10 सिर हैं जिनके, तो वो क्या हो जाएगा, रावण। इसी तरीके से जब बात किसी तीसरे की जाए तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या जाना था कि जिसका दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो,
ठीक है। और उदाहरण में हमने क्या सीखा, चंद्रशिखर, चंद्र है जिसके सिर पर अर्थात शिव जी, वीणा पाण, वीणा है जिनके हाथों में अर्थात सरस्वती जी। इस प्रकार ये 6 समास हमारे हो गए। हमने 6 समास कौन कौन से पढ़े, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 के बारे में जानना कि क्या क्या होता है तथा समास शब्द कैसे बना है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है, समास शब्द बना है सम प्लस आस, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपी करण। साथ में ये जान लिया हमने कि समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ये सब चीजें होंगी हमारी समास के अंतर्गत। तो ये समास का टॉपिक समाप्त होता है यहीं पे, और ये हमने समास पर विस्तृत चर्चा कर ली। ये टॉपिक समाप्त हो गया यहीं पे। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे होगा तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम में पढ़ेंगे कौन सा तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ठीक है। और ये समास की टॉपिक में आप लोगों को ऐसे अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।